की बात करेंगे ना, तो जैसे हमने कहा SC ST, अब आपको क्या करना है, जो आपको करना है, आपको इससे जुड़ी योजना पे ध्यान देना है। जो इससे जुड़ी योजना है उस पर आप ध्यान दीजिए। SC ST के विकास के लिए क्या उप योजनाएं हैं, क्या योजनाएं हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी देती है ना, उसको थोड़े से पीछे से आगे तक की योजनाओं का एक कोरिलेशन रखिए। सोशल जस्टिस के एस्पेक्ट में यह मददगार होते हैं। कुछ तो संवैधानिक हो गए जो प्रावधान है ना, नीति निर्देशक तत्व में चले जाएंगे तो बहुत सारे मूल जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को रिकग्नाइज करते हैं, और बहुत सारे क्रियान्वयन के पक्ष हैं, योजना के पक्ष हैं जो सरकारें समय समय पर परिस्थितियों के साथ काम करती रही हैं। उन योजनाओं को उभार लीजिए, लिस्टेड कर लीजिए, थोड़ी उसकी इन्फॉर्मेटिक हो जाइए। इन्फॉर्मेटिक, एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेटिक हो जाइए। भाई जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि जैसे अरुणाचल के तवांग में मान लो चीनी और भारतीय सैनिकों का जो झड़प हुआ, तो आप इन्फॉर्मेटिक हो जाइए, पर्याप्त है। जैसे आप इन्फॉर्मेटिक होते हैं आपको डोकलाम याद आ जाएगा जून 2020 का, उसके जून 2017 का, पूर्वी लद्दाख याद आ जाएगा जून 2020 का। ऐसे और पीछे जाएंगे तो आपको घटनाएं याद आ जाती हैं। तो जब घटना को कोरिलेट कर लेते हैं तो फिर इतिहास सामने आ जाता है। तो आप थोड़ा कोरिलेशन वाली स्टडी कीजिए, योजनाओं को थोड़ा लेटेस्ट जो है उसको ध्यान रखते हो, थोड़ा सा बाइक में चले जाइए, आराम मिल जाता है। अब जैसे माना SC ST का हो गया, अब जैसे मान लो महिलाएं हैं, ठीक है ना, महिलाओं के लिए देखोगे सशक्तिकरण को लेकर के, लैंगिक न्याय को लेकर के, है ना, उनके जो सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे डायमेंशन के साथ उनके लिए भी योजनाएं लाई गई हैं, है ना। कुछ तो कानूनी है, कुछ सांविधिक है, कुछ सरकारी पक्ष की ओर से, ठीक है ना, जो सरकार समय समय पर फैसिलिटी देती है। अब इसमें कई चीज़ें हो गई, जैसे माना महिलाओं की कई कैटेगरी कर ली, जैसे वृद्ध महिलाएं हैं तो वृद्धा पेंशन होगा उसमें, है ना। वृद्धा पेंशन में पुरुष भी आ गया, बट वृद्धा पेंशन जैसे बोल दीजिए उसमें भी महिलाएं इन्वॉल्व है। महिला सुरक्षा की बात कर दीजिए, उसमें भी महिला सेल की बात कर लीजिए, महिला अधिकार आयोग की बात कर लीजिए, जो मानवाधिकार आयोग की तरह महिलाओं के लिए बना हुआ है। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गया, सोशल जस्टिस की ओर है ना। ये सामाजिक न्याय की एक अवधारणा ही तो, उसकी ही तो परिपूर्ति करते हैं। अब इसके लिए अगर हम क्लास में खड़े होकर के रोज 10 घंटा लेक्चर दें और तब आपको समझ में आया तो फिर चक्षु नहीं खुला ना, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने विकलांग के लिए बोल दिया, जिसको अब दिव्यांग कहा जाता है, दिव्यांग वो आधा हुआ समझिएगा इसको, ठीक है ना। अब इनके लिए भी योजनाएं हैं, इनसे जुड़ी जो योजनाएं हैं, ये सब योजनाएं क्यों लाई गई, सिर्फ एक ही चीज़ को है, सामाजिक न्याय के लिए। और सामाजिक न्याय अभी आपने कल के लेक्चर में पढ़ ही लिया है। कुछ का मानना है कि इक्वलिटी ला दो तो सोशल जस्टिस हो जाएगा, कुछ का मानना है लिबर्टी ला दो सोशल जस्टिस हो जाएगा, कुछ का मानना है नहीं यार दोनों लाओ, और कुछ का मानना है फैटर्निटी ला दो सोशल जस्टिस आ जाएगी। यानी चाहे समानता लाओ, स्वतंत्रता लाओ, समानता और स्वतंत्रता लाओ, या बंधुता ला दो, बंधुत्व की भावना, सोशल जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, भूखमरी के कगार पर लोग हैं, इनके लिए जो योजनाएं हैं, है ना, वृद्ध के लिए जो योजनाएं हैं, वृद्धों के लिए जो है, ठीक है। तो ये सब जो अलग अलग पहलू के लोग हैं, इनको सामाजिक न्याय की जरूरत है ना।
भाई बहुत सारे लोग कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं, है ना, हेल्थ की दृष्टि से, जैसे हम कहें स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो चला जाएगा ना एंगल वहाँ पर। वैसे तो कॉमन फिनोमिना ये है कि आयुष्मान भारत भी तो एक योजना है, तो सामाजिक न्याय, भाई बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, इलाज नहीं करा पाते, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये काम कर जाएगा। कुष्ठ रोगी हैं, हेल्थ की दृष्टि से, मानव विकास की दृष्टि से अगर बात करिए तो भी वहाँ बहुत सारी योजनाएं आपको मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें क्यों बनाई गई, क्यों लाई गई? ये सारी चीज़ें लाई गई सोशल जस्टिस को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर। तो ये योजनाएं तो अखबार में कम ज़्यादा कभी कदार देखने को मिलती रहती हैं, है ना। नहीं तो आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे जाइए, हेल्थ की वेबसाइट को, हेल्थ वाला सेक्शन में जाके देखिए, एक आध महीने में जो हुआ है वहाँ से कुछ नोट कर लीजिए। हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, सामाजिक न्याय विभाग वगैरह हैं कि नहीं है? क्यों भाई, है ना, तो उन सबको गौर कर सकते हैं, तो वहाँ से ले लो। मैं जैसे अभी बोल रहा था कि भारत आएगा, अभी 2023 किताब आती है, जनवरी में आ जाती है, उसमें बहुत सारी सरकारी योजनाओं का जिक्र रहता है, हर पहलू से अलग अलग। वहाँ से भी ले सकते हैं, अखबार से ले सकते हैं, पत्रिका से ले सकते हैं। तो ये तो आप जब अपनी कॉपी में कम ज़्यादा समझ करके लिखेंगे तभी तो कलेक्शन होगा, नहीं तो योजनाएं तो ऐसे बिखरी हुई हैं। फिर इसको जहाँ जैसी नीड है, अभी तो हम आपको टेंडेंसी बता रहे हैं सोशल जस्टिस का, हम तो एक टेंडेंसी बता रहे हैं ना, जैसे हम आपको अभी रोल में ला रहे हैं कि पहले सोशल जस्टिस के स्ट्रक्चर को तो समझ जाइए। अब आप इसमें ज़रा एक कमाल की बात ज़रा सोच के देखिए, ये जितनी भी बातें आप अभी थोड़ा सोच रहे हैं, इससे भी ज़्यादा थोड़ा मोड़ा हो रहा है। किसी भी पहलू पर निबंध में ये मददगार है कि नहीं? है? इतना छोड़िए, आप सीसैट को देखिए, सिविल सर्विसेज वगैरह जो सीसैट है, या जहाँ कॉम्प्रहेंशन पूछता है सीसैट में, सीसैट के कॉम्प्रहेंशन पे चले जाइए, इसी पे एक कहानी बना देता है और एक सवाल पूछ लेगा आपसे, एक पूछ ले, दो पूछ ले, तीन पूछ ले, वो तो उसके ऊपर है। अब वो कॉम्प्रहेंशन 250 शब्द का बनाएगा और आपसे उम्मीद करेगा फटाफट पढ़ कर उसमें उत्तर समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ कॉम्प्रहेंशन का भी काम, भाई जितना एलिमेंट्री आपका अप्रोच होगा, अंक गणितीय मैं कह रहा हूँ, विचार जितना होगा एलिमेंट्री जैसे मैथमेटिक्स होती है, उतना बेहतर आपकी स्टडी होगी। अब आप सोशल जस्टिस भी कर रहे हैं, निबंधात्मक भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यही में आप पढ़ते समय ये भी तो पाएंगे ना कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, SC/ST के लिए, दिव्यांगों के लिए, वृद्धों के लिए, है ना, क्या क्या सरकार ने योजनाएं लाई हैं वगैरह वगैरह। तो प्रीलिम्स के एग्जाम में भी तो कोई योजना पूछ लिया, वहाँ भी तो बताने लायक रहेंगे, तो प्रीलिम्स को भी साध सकते हैं, निबंध को साध सकते हैं। सोशल जस्टिस का जो सेकंड पेपर में पोर्शन है वो तो हो ही रहा है। इतना ही नहीं, आप जाके पढ़िए एथिक्स को, क्या लिखा है, गरीबों के प्रति, असहाय के प्रति, या लोगों को दया की भावना। जब आपको पता ही नहीं चलेगा, जब आप दुनियादारी को, प्रॉब्लम्स को देखेंगे ही नहीं, तो आपका सेंटिमेंट्स भी तो बाहर नहीं आएगा ना। भाई कोई आदमी गरीब देखे ही ना तो सेंटिमेंट्स भी तो बाहर नहीं आएंगे उसके। तो जब ये चीज़ें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस क्या है, एक इथिकल ही तो ग्राउंड है, एक नैतिक जमीन पर ही तो सोशल जस्टिस तैयार होता है ना। भाई जो लोग डिक्टेटर हैं, ऑटोक्रेसी हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो थोड़ी सोशल जस्टिस करेंगे। सोशल जस्टिस वो करेगा जिसके अंदर सदाचार है, सद्गुण है, एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, वही तो करेगा सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय को पुश करने के लिए एथिक्स, और एथिक्स से ही सामाजिक न्याय भी पुश होता है, आपस में इसका गहरा नाता है।
जैसे हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र जो है स्वयं में एक गुड गवर्नेंस है। लोकतंत्र बड़ा शब्द है ना, अच्छा शब्द है ये। लोकतांत्रिक सरकारें स्वयं में गुड गवर्नेंस है। जैसे आप माँ बाप के साथ हैं, इतने में ही पूरा बाजार खरीद सकते हैं। क्या समझे? आप बाजार में अपने माँ बाप के साथ हैं तो आप समझ लो बाजार आप ही खरीद सकते हैं। लेकिन बाजार क्यों खरीदेंगे? क्या जरूरत है बाजार खरीदने की? जूता लेना था ले लिए, चप्पल लेना था ले लिए, लेकिन आपके मन में ये बात अगर आ जाए और आती है कि हम तो पूरा बाजार खरीद सकते हैं, तो सिर्फ माँ बाप साथ में होंगे तभी आ सकता है। तो अगर आपके पास एथिक्स है तो दुनिया का कोई भी आदमी आप पे भरोसा कर सकता है। अगर हम लोकतांत्रिक सरकार हैं तो हम समझ सकते हैं कि सरकारें अगर गुड गवर्नेंस का काम नहीं करेंगी तो बीमार हो जाएंगी, असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगी। माँ बाप अपने बच्चों के लिए ठीक से काम ना करें तो ठीक से जिंदा ही नहीं रहेंगे। लेकिन यही बात बच्चों के लिए लागू होता थोड़ा उल्टा हो गया है कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए अच्छा सा ना करें, जिंदा रहेंगे कि नहीं ठीक से। कई तो उनके साथ खराब करके ही ठीक से जिंदा रहते हैं, है ना। तो यहाँ दी गई ऊर्जा पर ली गई ऊर्जा नहीं है। यहाँ ऊर्जा ली जाती है पर दी नहीं जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऊर्जा तो लिए लेकिन जब उनको ऊर्जा देने का टाइम आया तो दिए नहीं। तो यहाँ विज्ञान का नियम विफल हो जाता है। क्यों? तो सोशल जस्टिस जो है स्वयं में एक बहुत एकीकृत शब्द है। ये न्याय की दृष्टि से, इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वाइड है ये। और आपको बहुत आसान है ये आपके लिए। आसान क्या है? अलग अलग कैटेगरी के योजनाओं को थोड़ा दिमाग में रखिए और सवाल के हिसाब से उसको पिरो दीजिए। बाकी इसका जो नैरेटिव है, इसका जो सैद्धांतिक पहलू है, उसको किताबी तौर पर जान लीजिए। बस इतने में गुजारा हो जाएगा। और यह चीज़ कम ज़्यादा, चूँकि ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना भाई, ये तो व्यवहारिक सब्जेक्ट है तो दिखता रहता है, तो कम ज़्यादा इससे पहचान है आपकी। लेकिन वही है कि परीक्षा की दृष्टि से इसको कैसे तैयार करें, बस उतना ध्यान देना है। तो जो हम हेडिंग बना रहे थे कि कंसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। अब देखो, सोशल जस्टिस डिपेंड्स ऑन सोशल वेलफेयर। और आप चले जाइए नीति निर्देशक तत्व में, ये राज्यों की ड्यूटी है कि आप लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना करें। 36 से 51 आर्टिकल के बीच में भारतीय संविधान का भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 के बीच जाएं तो क्या है वो? लोक कल्याणकारी स्थितियों को तो ही दर्शाता है वो। समान नागरिक संहिता का आजकल जो हल्ला चल रहा है, चलता ही रहता है, वो तो अभी पार नहीं मिला है उससे। वो आर्टिकल 44 कहाँ है? उसी के बीच तो है भाई। 3 तलाक का कानून 2019 में आया। 3 तलाक से जो एक प्रकार से लैंगिक अन्याय था कि नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में एक अनजस्टिस था ना महिलाओं के साथ, तो उसको क्या किया? उसको जस्टिस में तब्दील किया ना। तो 3 तलाक क्या हो गया? एक लैंगिक अन्याय को समाप्त करने की एक व्यवस्था दे दी गई। तो इससे महिलाएं क्या होंगी? एम्पावर्ड होंगी, सशक्त होंगी। उनका एक कमजोर पहलू था ना ये, तो गवर्नमेंट ने उसको खत्म कर दिया। ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया? एम्पावर्ड हो गई। तो सोशल जस्टिस हो गया ना, देखा जाए तो सोशल वेलफेयर का कंसेप्चुअल एस्पेक्ट ही यही है कि सबको सही से साधो। और सामाजिक न्याय, अरे लड़ाई तो अब शुरू हुई है चेला। अरे पागल हो क्या? 2013 में ये सिलेबस आया है, इसी से अंदाजा लगाओ।
कि हमको सोशल जस्टिस के लिए पहले लड़ाई ही नहीं लड़नी थी। उदारीकरण 24 जुलाई 1991 को आया, कंप्यूटर आया, मोबाइल आया। आज लोग कहते हैं, वो देखते नहीं, एक ऐड आता है, एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा हमको भी ये मोबाइल दिला दो। सुने, देखे हैं कि नहीं ऐड? नहीं देखे हैं। एक बच्चा है, अपने मोबाइल में जब देखो लगा रहता है, उसकी माँ उससे बात नहीं कर पाती, साथ में बैठता नहीं है, बड़ी दुखी रहती है। वो एक दिन अपने बच्चे से कहती है कि बेटा हमको भी यही दिला दो। तो बोले आपको क्या करना है माँ इसके? बोले कि तू घंटों घंटों तक दूसरों से बात करता है ना, तो मेरे पास भी रहेगा तो मैं भी तुझसे बात कर लूंगी। कितना इमोशनल सेंटिमेंट्स था। वो लड़का सोचने लगता है कि मतलब, सोचने का मतलब यही है, इसका भाव है कि आज स्थिति ये हो गई है कि माँ को अपने बेटे से बात करने के लिए मोबाइल की जरूरत है, क्योंकि मोबाइल से ही लोग बतिया रहे हैं। तो उसने भी कहा कि हमको भी दिला दे, तो घंटे घंटे भर बतियाता है, हमारे से भी बतिया लिया कर, इससे इसी से बात हो जाए करी। ये समाज का कितना विक्षिप्त रूप है। आप सोच सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, भाई साहब हमने अन्याय का लंबा लंबा वो खूंटा गाड़ रखा है, जोर जोर से गाड़ रखा है, और पीसीसी नहीं पूरे आरसीसी से साथ गाड़ रखा है कि अभी हमको उखाड़ने में बरसों लग जाएंगे। अभी तो हम गाड़ ही रहे हैं। क्या समझे? वृद्धाश्रम खुलेंगे, अनाथालय खुलेंगे। अरे ऐसे मत रहो, ये शरीर एक दिन सबको अपनी औकात मिला देती है। वो किशोर कुमार का वो गाना बहुत सही है, गोरे रंग पे इतना गुमान ना कर, वो ढल जाता है। जवानी पर भी इतना गुमान करने की जरूरत नहीं है। यही कमर जो बड़ी टाइट है, यही मुक्का जो बहुत जोर से पड़ता है, एक दिन ये हाथ ही उठाने का, यही हाथ इस मुक्का को उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। एक दिन हम अपने घर का आईना देखना बंद कर देंगे। एक दिन हम कितना भी नहा के, कितना भी साबुन लगा के निकलेंगे, बेहुदा, बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगेंगे खुद को। ये जिंदगी बहुत बड़ा सबक दे जाती है। इसलिए इसमें अगर सामाजिक न्याय हो, सामाजिक कल्याण हो, इसमें एथिक्स हो, इंटीग्रिटी हो, एक बेहतर इंसान का जगह हो, और सद्गुण से भरा ज्ञान हो, तो मैं समझता हूँ यार ये सब डिग्री ठीक है, बाकी कर लो, जो हवाई महल बनाना है अलग मुद्दा है। तो ये था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये था पहले, कम ज़्यादा था, आज भी होगा कम ज़्यादा, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ और चीज़ हो गया है। इसलिए 2013 में सिविल सर्विसेज ने सिलेबस में डाला, और जब उत्तर प्रदेश पीसीएस ने अपने सिलेबस में सुधार किया तो इसी को अंगीकृत कर लिया। आप उत्तराखंड में भी चले जाइए, कम ज़्यादा ये भी मिलेगा। Definition of welfare state is the concept of welfare state governance. Welfare state governance in which the states plays the state करिएगा, states नहीं, the state plays an important role in the protection and promotion of the economic and social interests of the citizens. कल्याणकारी राज्य की परिभाषा, कल्याणकारी राज्य शासन की वह अवधारणा है, लिख नहीं पाई हो गया। कल्याणकारी राज्य की परिभाषा कल्याणकारी राज्य शासन की वह अवधारणा है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसमें लिखें द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट
द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इंक्लूड्स गुड गवर्नेंस। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इंक्लूड्स गुड गवर्नेंस। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में सुशासन, कामा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता या समता, इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कामा क्विक डिसीजन मेकिंग, अवसर की समता, त्वरित निर्णय निर्माण, ठीक है ना, पब्लिक सेंट्रिक एटीट्यूड, पब्लिक सेंट्रिक एटीट्यूड, जन उन्मुखी, है ना, जन केंद्रित कह सकते हैं दृष्टिकोण या अप्रोच, है ना। करप्शन एंड इनएफिशिएंसी फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन एंड इनएफिशिएंसी फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, भ्रष्टाचार और अक्षमता रहित प्रशासन शामिल होते हैं। बात बहुत बड़ी बड़ी कर दिया, नहीं बड़ी बात नहीं करेंगे तो बड़ा काम होगा भी नहीं। तो ये बड़ी बात ना समझी जाए, बल्कि ये काम की डिमांड के हिसाब से सप्लाई समझी जाए। लाइन बदल दी, बैकग्राउंड ऑफ वेलफेयर स्टेट, बैकग्राउंड ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की पृष्ठभूमि, लाइक द सोशलिस्ट स्टेट, समाजवादी राज्य की तरह, लिखो समाजवादी राज्य की तरह। द वेलफेयर स्टेट आल्सो डेवलप्ड, द वेलफेयर स्टेट आल्सो डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू कैपिटलिज्म। समाजवादी राज्य की तरह कल्याणकारी राज्य भी पूंजीवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ। पूंजीवाद प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ। जो समाजवादी स्टेट है वो बच्चा पूंजीवाद का रिएक्शन था। समाजवाद का रिएक्शन पूंजीवाद नहीं है, पूंजीवाद का रिएक्शन समाजवाद है। क्रिया का प्रतिक्रिया है वो। प्रतिक्रिया इसमें कौन है? प्रतिक्रिया है सोशलिज्म और क्रिया क्या है? कैपिटलिज्म। लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि वाद किसने क्रिएट किया? कैपिटलिस्ट ने। और होना क्या चाहिए था? सोशलिस्ट। तो इसीलिए दुनिया में देखे होंगे ऑलमोस्ट दो विचारधारा तो आप देख ही रहे होंगे, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि बच्चा कोई भी सोशल जस्टिस जो है ना, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को दो विकार हो सकते हैं। या तो आर्थिकी के कारण ये डेवलप हुआ है, अगर हम कैपिटलिज्म की प्रतिक्रिया समाजवाद मानते हैं तो ये एक आर्थिक विचारधारा है। लेकिन एक मानसिक विचारधारा भी है जिसमें हम अपने ईगो और अपने अहम को बड़ा बना दिए। चाहे जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कीजिए, है ना, क्लास डिस्क्रिमिनेशन की बात कीजिए, ये सब ने क्या किया? हमारे अंदर एक मतलब वैचारिक एक प्रकार से बड़ापन का जो कुलक्षण आया, उसके कारण ही विकसित हो गया। समाज का हो या जाति का हो या धर्म का हो, किसी भी तरह का वर्गीकरण एक दूसरे के वर्चस्व के लिए नहीं थे, बल्कि मैं समझता हूं कि सामंजस्य के साथ भी सब अपने के साथ आगे बढ़ा सकते थे। समझ रहे ना? तो इस सामंजस्यता का अगर लोप होगा तो समाज का, देश का घाटा हो जाएगा।
इसलिए सामंजस्य लाने का प्रयास होता है और इसी के लिए भेदभाव मिटाना पड़ता है। और यह भेदभाव मिटेगा तो सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक कल्याण होगा। इसीलिए पहले लोग कहते थे तुम्हारा कल्याण हो, तथास्तु, विजयी भव। जैसा परिस्थिति होता था वैसा आशीर्वाद देते थे। अब कोई लड़ने जा रहा है तो उसको बोलेंगे विजयी भव, लेकिन चूंकि जिससे आप आशीर्वाद ले रहे हैं वो भी कम नहीं है, वो दुनियादारी देखा है, समाज देखा है, अपने मनोयोग से, अपनी शालीनता से, अपने एथिक्स से चीज़ों को बहुत अच्छा डेवलप किया है। तो विजयी भाव का आशीर्वाद देना है कि नहीं देना है ये भी देखना है उसको। पता चला आप हारने जा रहे हैं, विजयी भाव कैसे कर देगा? अगर विजयी भाव बोला है तो विजय होके ही आएंगे। कल्याण हो, क्या समझे? और तथास्तु, ठीक है। अब इससे क्या गड़बड़ क्या होगा? इस प्रतिक्रिया में जो पूंजीवाद आया, लिखो काम से अधिक घंटे, इसमें आगे लिखिए कहां पे हैं? हाँ, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, काम के अधिक घंटे, एंड इन ह्यूमन कंडीशंस, अमानवीय दशाएं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों का शोषण, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, मलिन बस्तियों के विकास, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, है ना, स्वच्छ जल की अनुपलब्धता, लैक ऑफ ड्रिंकिंग, ड्रेनेज लिख दो, लैक ऑफ ड्रेनेज, जल निकासी का अभाव। बंबई में देख रहे होंगे और भी जगह कहीं कहीं, है ना, ये सब मांग रहा है करने को। लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक संरक्षण का अभाव। आपको सब नजरिया दे दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कल्याण की कहाँ जरूरत है, जिसके बगैर कृपा रुकी हुई है ना। हाँ, क्या लिखा? सोशल, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय निम्नीकरण, कमजोर कर रहे हैं पर्यावरण को, पेड़ और काट के खराब कर रहे हैं। अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन ट्राइबल एरियाज, unnecessary interference of in tribal areas, जनजातीय क्षेत्रों में अनावश्यक हस्तक्षेप, इलीगल लैंड एक्विजिशन, अवैध भूमि अधिग्रहण, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों पर नियंत्रण, सच एज द डिफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सच एज द डिफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, नियंत्रण, जैसे औद्योगिकरण के दोषों, and other such factors forced the state to adopt legislative measures in relation to him, them करना, रिलेशन टू देम करो। तथा ऐसे ही अन्य कारकों ने राज्य को इनके संबंध में विधायी उपाय अपनाने हेतु मजबूर किया। समझ गए कि नहीं? सरकारें भी कानून बना रही हैं मजबूरी में।
बनाने के लिए मजबूर किया। कुछ चीज़ें तो ठीक भी बनाई, कुछ चीज़ें तो अति को सोशल संभालने के लिए, समाज संभालने के लिए कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, आर्थिक नुकसान करके भी। जो बिहार में नीतीश कुमार को इतना तो बोल ही सकते हो ना यार, अरे ठीक है उन्होंने पिया, उनकी गलती है। जहरीली दारू क्यों पी रहे हो भाई, बिना जाने समझे क्यों पी रहे हो, तुम भी तो चेतना मूलक हो, नशे में हो गया। चलो पी लिए तो सरकार ने ऐसा कैसे हो गया कि जब बंद है तो दारू कहाँ मिल रही है, इसका मतलब है कि ढीलापन है, तो चलो कसो उसको। आपने इतने इंजीनियरिंग कॉलेज को लाइसेंस दे दिया, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज को लाइसेंस दे दिया कि 20 साल में इतने खुल गए कि लोगों का 3-4 एडमिशन होना मुश्किल हो गया। और 3-4 एडमिशन होना मुश्किल क्यों हुआ, आप 5 लाख 8 लाख रुपया फीस देंगे मतलब 4 साल में बीटेक का, ठीक है ना, तो आप बीटेक किए और इंजीनियर नहीं बने, 10,000 के भी नौकरी के मोहताज हो गए, या 10,000 मिला कहाँ जाओगे, कलकत्ता बंबई दिल्ली, अरे घर में रहो। तो मोहल्ले में बेरोजगार बीटेक घूमने लगे, यही तो हुआ ना, हर घर से 2 बीटेक घूमने लगे। मैसेज क्या चला है, बेकार है। तो जो केवल बीटेक के भरोसे थे उनकी दुकान बंद हो गई। जहां बीए था, बीएससी था, एलएलबी था, कुछ रहा, यूनिवर्सिटी थी, वहां अपना चल रहा है। और AIEEE ने भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। एक तरफ तो IIT JEE करेंगे, एक तरफ बड़े बड़े नीट करेंगे मेडिकल के लिए, और एक तरफ AIEEE बैठे लोग बस बैठने का सर्टिफिकेट लिया और लो एडमिशन, चाहे 40% पाए चाहे 42, लो इंजीनियर बनो। आधी अंग्रेजी नहीं समझ में आई, आधी टेक्निक नहीं समझ में आई, वहीं ग्रेस मार्क कहीं ये कहीं इस सेमेस्टर में उस सेमेस्टर में कर कुर अपना निकले, 10-12 हज़ार की नौकरी नहीं मिले, बोले बेकार है बीटेक। आपने सुविधा से लोगों को इंजीनियर बनाया, लोगों को इंजीनियर बनने का मन था इसलिए इंजीनियर नहीं बनाया। जब सुविधाएं हमको आकर्षित करें तब समझ लो कि हमको थोड़ा ठहर के सोचना है। अगर हमारी स्किल हमको आकर्षित करे तो समझ लो कि तुम इस आसमान को फाड़ के जाने वाले हो। कलाम साहब अपनी स्किल से आगे बढ़े, सुविधाओं से आगे नहीं बढ़े। कलाम साहब का मन था साइंटिस्ट बनने का, इसलिए बने वो। लेकिन हम साइंटिस्ट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि साइंटिस्ट बनने का मौका मिल रहा है। वाह, कमाल साइंटिस्ट हैं आप, कमाल साइंटिस्ट हैं आप। आपको साइंटिस्ट बनने का मौका मिला इसलिए बन रहे, मन नहीं है, बस मौका मिल रहा था। तो लोग जो बीटेक कर रहे थे, बीटेक करना नहीं चाहते थे, बीटेक करने को उनको मौका दिया गया। अंदर से बीटेक का मन हो फिर नौकरी मिलेगी। जो IIT में जाता है अंदर से जाता है, जो IIM में जाता है अंदर से जाता है, जो अमेरिका जाता है ना 2 साल से पीछे लगा रहता है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, अंदर से जाता है, इसलिए टिकता है। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, 21वां साल चल रहा है, कोचिंग खोले हुए। अंदर से मन था कोचिंग का, नहीं तो बेटा ये दुकान बंद करके डेयरी चला रहे होते हम, और आप लोग हमारे यहाँ दूध ले रहे होते। हाँ, डब्बा लेके खड़े रहते हैं, हम 1-1 लीटर 1.5 लीटर दूध नाप रहे होते। और बढ़िया से धोती कुर्ता पहने, अपना गमछा लगाए, 4 ठो गाय दूध करके, पनीर ये दही, डेयरी फार्म चलाते। जो रोज का यूज का है वो चलाओ, धंधा तो कहीं नहीं जाता। मैगी बेचो, आटा बेचो, चावल बेचो, रोज चलेगी दुकान। हाँ, सीमेंट बेचोगे, जब घर हमारा बन जाए हम तुम्हारे ग्राहक थोड़ी। हाँ, ज्यादा लेंगे, हो सकता है ज्यादा मुनाफा हो, लेकिन रोज के ग्राहक नहीं रहोगे। हाँ, अभी पराठा आलू सब्जी हम बेचने लगे, देखो चौराहे पे, सुबह भी मिलोगे शाम भी मिलोगे। कहें आज पुलाव नहीं बना, हाँ बनाए हैं ना लो। चाउमीन वाले कहाँ जाके देखो ना, वही रोज रिपीट हो रहा है ग्राहक। कौन सा बंबई से आके चाउमीन खा रहे हैं, मोहल्ले में चले जाइए, चाउमीन बंबई से कोई खाने आ रहा है। कितना भी फेमस चाउमीन बनाओ यार, सब वही लोग खाते हैं। तो लाइसेंस देने वालों को ध्यान देना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। ये खेप का खेप खोले जाएंगे तो फिर फर्जी डिग्री, ये डिग्री वो डिग्री, सब कहानी होने लगती है। तो फिर बाद में इसको भी झाड़िए पूछिए, फिर एक नया सामाजिक न्याय शुरू हो। अभी जाके देख लीजिए बिहार में कितने हजार टीचर फर्जी डिग्री वाले पकड़े गए, मालूम है? नहीं मालूम क्या? 72,000 72,000 फर्जी डिग्री धारक, उनके कुछ के खिलाफ FIR जो भी होगा होगा। हाँ, फर्जी डिग्री 72,000। ये तो वो हैं जो नौकरी पाए हैं, 72 लाख तो लेके घूम रहे हैं, पाए ही नहीं होंगे। तो आप जरा समझ के देखिए कि
ये फर्जी डिग्री दे कौन रहा है? अब इसको चलिए झाड़िए, पूछिए, समाज को दुरुस्त कीजिए। तो एजुकेशन में बच्चा कम गड्ढा थोड़ी है, बहुत गड्ढा है। एजुकेशन का गड्ढा ही नहीं, गड्ढे के अंदर दलदल भी है, बहुत तगड़ा वाला। तब उससे बेहतर सुविधा है ही नहीं। एक लाइन और बताऊंगा, क्या लाइन है वो लिख लीजिए। Along with this, the intervention of the state was also necessary. The intervention of the state was also necessary to solve the huge social and economic problems arising out of the first and second world wars, बस एक लाइन लिख लीजिए यही, कि साथ ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी विशाल सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु, है ना, समाधान हेतु राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक भी था।